हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12 सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की जो आपकी बुक है फ्लैमिंगो, उसके चैप्टर नंबर 1 को, विच नेम इज़ द लास्ट लेसन। तो इस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका मतलब फर्स्ट लेसन ही द लास्ट लेसन है आपका जो ये लेसन है। तो इसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है, पूरे को अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसकी जाननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए। साथ ही साथ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से ना केवल आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ऑलमोस्ट आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर वाइज भी आपके कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, आपको पता है गाइज, सीबीएसई ने अपने पेपर का न्यू पैटर्न जो है रिलीज कर दिया है। सेशन 2022 के लिए आपका जो पेपर है वो अभी 2 टर्म्स में डिवाइड होकर के आने वाला है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और इस चैप्टर की हम बात करें तो ये आपका टर्म 1 के अंदर इंक्लूड है, जहां से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी इंग्लिश का सिलेबस नहीं देखा है कि क्या वेटेज रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो पहले अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है, अभी पेपर का न्यू पैटर्न क्या है, टर्म वाइज आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं, क्या वेटेज है, वो सारी की सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने आपको समझा रखी हैं। इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, एक बार आप लोग देख लेना वहाँ से। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी जो है आपको यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप मेरे अनदर चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है पीएससी यानी पाई स्टडी सर्कल। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आपके टर्म वाइज अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी भी आप लोग कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर आप जो चेक करिएगा। चलिए गाइस, लेट्स बिगिन द line by line explanation of the chapter, the last lesson. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो अबाउट द ऑथर के बारे में हम लोग देखते हैं कौन ऑथर है इस चैप्टर के। सो गाइस, अल्फोंसो डॉट जो है, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा। ही इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटवीन 1840 से 1897, तो अल्फोंसो डॉट की डेट ऑफ बर्थ एंड कह सकते हैं डेट ऑफ डिमाइस यहाँ पर लिखी हुई है। तो अल्फोंसो के बारे में बात करें, अल्फोंसो जो थे ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर बिटवीन 1870 से 1871। ये जो लेसन है जैसे आपका द लास्ट लेसन, ये कब के बारे में बताता है, ये लेसन किस दौरान का है, ये लेसन बताता है अबाउट द फ्रैंको प्रशियन वॉर। जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी 1870 से 1870 के बीच में, तो उसके बारे में ये यहाँ पर एक स्टोरी है। और इस वॉर में, अब देखो ये फ्रैंको प्रशियन वॉर क्या है। फ्रांस, आपको पता है फ्रांस इज़ अ बिग कंट्री, तो अभी एग्जिस्ट करता है ये वर्ल्ड के अंदर। और प्रशिया की बात करें गाइस, तो प्रशिया जो है उस टाइम पर उसके अंदर जो है जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सारे के सारे इंक्लूड थे। तो जो प्रशिया था वो एक काफ़ी बड़ा एक कह सकते हैं कंट्री था। तो जब ये वॉर हुई थी फ्रैंको प्रशियन वॉर 1872 1871, तो इस वॉर में क्या हुआ, जो प्रशिया था वो जीत गया, उसने फ्रांस को हरा दिया। ठीक है, और ये जब वॉर हुआ था तो फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया, तो इस वॉर में जो है फ्रांस हार गया प्रशिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो थे उन्होंने लीडरशिप की थी इस वॉर की। ठीक है, चलिए, तो अब देखो, प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर देन द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ एशिया, ये हम लोग ऑस्ट्रिया, ये हम देख चुके हैं। In this story, French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. अब गाइस बात करें इस स्टोरी की, तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर फ्रेंच जब हार गया था, आपको मैंने ऊपर बताया यहाँ पर कि फ्रैंको प्रशियन वॉर में जो है फ्रांस डिफीट हो गया था। तो इस स्टोरी के अंदर जो फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, अल्सेक एंड लॉरेन। तो अल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। तो जब प्रशिया जीत गया था, तो अल्सेक और लॉरेन जो फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो प्रशिया को हैंडओवर हो गए। ठीक है, तो प्रशिया के कंट्रोल में अब ये 2 डिस्ट्रिक्ट चले गए थे। सो रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के हैंडओवर हो गए थे, तो इस चीज़ से वहाँ की स्कूल पर क्या इफेक्ट पड़ा था, लाइफ एट स्कूल, वहाँ की स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट हुआ था।
सो गाइस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेसिकली आपका चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर के सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वैसे कई सारे कैरेक्टर हैं बट वो माइनर है, जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फर्स्ट है आपका फ्रांस हु इज़ अ स्टूडेंट, छोटा सा बच्चा है वो, एंड द सेकेंड इज़ एम हैमल हु इज़ टीचर ऑफ फ्रांस। तो ये जो हमारा फ्रांस है वो एक छोटा सा स्टूडेंट है, बच्चा है, और एम हैमल जो है वो फ्रांस के टीचर हैं। तो बेसिकली आपको जो है ये दो नाम सबसे ज़्यादा इस पूरी स्टोरी के अंदर सुनने को मिलेंगे। अब देखो आपकी स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब गाइस आपको ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो आई है यहाँ पर, आई का मतलब है यहाँ पर फ्रांस। तो फ्रांस बता रहा है कि भाई उस दिन जब मैं स्कूल के लिए गया तो क्या हुआ। तो फ्रांस यहाँ पर आई है, ही इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, वो नरेट कर रहा है इस स्टोरी को। अब पूरी स्टोरी के अंदर ये जो फ्रांस देख रहा है, जो फील कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो हम लोग के साथ डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो नरेटर अब यहाँ पर जो है फ्रांस है। तो देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सैड दैट ही वुड question us on participles and I did not know the first word about them। देखो यहाँ पर जो है फ्रांस ने बोला है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए थोड़ा लेट चला और मुझे बहुत, आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे स्कोल्ड किया जाएगा, मेरे पे डांट पड़ेगी। होता है ना कि जब आपको भी स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, आपको लगता है कि भी आज तो टीचर पक्का डांटने वाले हैं, पक्का या तो पिटाई होगी या डांट पड़ेगी। तो वही हाल यहाँ पर फ्रांस का था। फ्रांस बोलता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए थोड़ा सा देरी से चला और मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे डांट पड़ने का डर था। क्यों? स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सैड दैट, स्पेशली डर क्यों लग रहा था? क्योंकि एम हैमल जो थे, उसके जो क्लास मतलब टीचर थे, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, मुझे एक भी वर्ड उसके बारे में नहीं पता था। तो एक तो मैं लेट था और ऊपर से मुझे पार्टिसिपल्स में कुछ नहीं पता था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर्स, और एक मोमेंट के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आज छुट्टी मार लूँ स्कूल से, है ना, कि मैं भाग जाऊँ कहीं को और अपना जो पूरा दिन है ना वो ऐसे ही बाहर इधर उधर बिता दूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, इफ यू आर अ स्टूडेंट, हो सकता है पहले कभी हुआ हो कि कभी आप लेट हो गए हो और आपके मन में आया हो कि चलो भाई आज तो ऐसी छुट्टी उट्टी करते हैं, उधर उधर घूम के अपना घर वापस चले जाएंगे। तो यही जो है फ्रांस सोच रहा था कि एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर ऐसे इधर उधर भाग कर कहीं भी मतलब पूरा अपना टाइम बिता लूँ। आगे कैसे आप लोगों का, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ दी वुड्स, के उस दिन मौसम बहुत वार्म था, ब्राइट था, और जो बर्ड्स थी वो चिर्प कर रही थी, मतलब बर्ड्स जो है चहचहा रही थी एट ऑफ दी वुड्स के वहाँ पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और बात करें सॉ मिल के पीछे जो ओपन फील्ड था वहाँ पर प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है प्रशिया ने कंट्रोल कर लिया था सारी चीज़ों को, तो वहीं के सैनिक वहाँ पर अभी ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि ये सारी चीज़ें जैसे कि बर्ड्स चिर्प कर रही हैं और वेदर बहुत वार्म और ब्राइट सा था, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत टैम्प्ट कर रही थी। टैम्प्ट का मतलब मुझे लुभा रही थी, दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सब कुछ जो है पार्टिसिपल्स के रूल से तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब मुझे जो है पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा वहाँ का मौसम, ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, और ये सब चीज़ें मुझे टैम्प्ट कर रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन दूसरे ही मोमेंट मैंने सोचा, मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी रेजिस्ट करने की, मतलब खुद को रोकने की। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपना टाइम ऐसे ही बिता दूं, बाहर ही घूम लूं, और मुझे सारी चीज़ें टैम्प भी कर रही थी, अपनी तरफ खींच भी रही थी, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैंने खुद को रोका एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ तेज़ी से बढ़ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फ्रेंड्स ने सोच तो लिया कि क्यों ना मैं अपना टाइम जो है बाहर बिता दूँ, कहीं स्कूल ना जाऊँ, बंक ऑफ कर लूँ, बट फाइनली उसने जो है फिर सोचा कि चलो स्कूल ही चलते हैं। आगे फ्रेंड्स गाइस हमें ये बताता है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड जो था ना उसके सामने बहुत क्राउड था। अब बुलेटिन बोर्ड का मतलब गाइस क्या होता है यहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड का सिंपल मतलब है नोटिस बोर्ड। तो जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर,
पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ हुआ करती थी वो सारी की सारी बैड न्यूज़ हम लोग यहीं से पढ़ते थे, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स या फिर ड्राफ्ट के बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ से जो ऑर्डर आए हैं वो सब। तो जितनी भी बुरी खबरें थी इस बुलेटिन बोर्ड से ही हम लोग पढ़ते थे पिछले 2 सालों से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने खुद को रोके बिना, मतलब मैं वहाँ से गुजर ही रहा था, बिना खुद को रोके मैंने अपने आप से सोचा और ये पूछा कि अब क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, यानी अब कौन सी यहाँ पर खबर हो सकती है बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। सो चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आगे है आप लोगों का, देन एज आई हर्ड बाय एज फास्ट आई कुड गो, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you'll get to योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे फ्रांस बता रहा है कि फिर जो है मैं तेज़ी से जो है अपने स्कूल की तरफ बढ़ा, और इतना तेज़ बढ़ा जितना मैं जा सकता था, बहुत तेज़ी से मैं जा रहा था स्कूल की तरफ। तो पीछे से मुझे आवाज़ आई, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ आपको पता है जो लुहार होते हैं, लुहार को ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ब्लैक स्मिथ का जो नेम था वो था वॉचर। तो वॉचर ने जो है मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा, वॉचर किसके साथ था, अपने अप्रेंटिस के साथ था। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई ट्रेनी हो, है ना, कोई आपसे ट्रेनिंग ले रहा हो, जिसको हम चेला बोल देते हैं हिंदी में कि भाई वो मेरा चेला है, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्कूल की तरफ तेज़ी से जा रहा था, जितना मेरे से तेज़ हो सकता था, तो ब्लैक स्मिथ वॉचर ने मुझसे कहा, वो अपने चेले के साथ जो है रीडिंग द बुलेटिन, वो अपने चेले के साथ बैठा हुआ वहाँ पर बुलेटिन पढ़ रहा था, बैठकर या खड़े होकर जैसे भी है, तो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ दी और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं एक दुलार भरा वर्ड है, जिसका मतलब बाबू बेटा, इस तरीके से। तो उसने मेरे से बोला कि तुम इतना फास्ट मत जाओ बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे, काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास, इतना तेज़ी से आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि जो ये वॉचर है, ब्लैक स्मिथ है, ये मेरा शायद मजाक उड़ा रहा है, और एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं बिल्कुल हाँफता हुआ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है कि मतलब सांस भी नहीं जुड़ पा रहा था, मैं इतना तेज़ी से गया था कि मैं एम हैमल के लिटिल गार्डन में पहुँच गया, जो कि स्कूल के वहीं पर था, ठीक है। आगे है गाइस आपका, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। आमतौर पर क्या होता है जब स्कूल शुरू होता है, बिगिन का मतलब स्टार्ट होना, तो हमेशा काफ़ी चहल पहल रहती है। विच कुड बी हर्ड आउट विच कुड बी हर्ड out in the street, the opening and closing of desk, lesson repeating in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। आप देखो यहाँ पर फ्रेंड्स बोल रहा है कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो एक ग्रेट बसल होती है, कुछ आवाज़ें होती रहती है, विच कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली के बाहर से ही हम लोग खड़े होकर सुन सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, तो मतलब वहाँ पर प्रेयर हो रही हो या कुछ ना कुछ साउंड ऐसा होता रहता है कि आप स्कूल से थोड़ा पहले ही उन चीज़ों को समझ लेते हो कि भाई हाँ हमारा स्कूल हम आने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ चहल पहल होती रहती है, और इस साउंड को स्ट्रीट के बाहर, मतलब स्ट्रीट के अंदर खड़ा होकर ही सुना जा सकता है। जैसे कि साउंड कैसा होता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि डेस्क जो है ओपन हो रही है, बंद हो रही है, बच्चे करते रहते हैं ना, मतलब अपने डेस्क को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक ही आवाज़ में लेसन रिपीटिंग की आवाज़ होती है, जैसे बच्चे अपना पढ़ते हैं ना, ऐसे अनार आ से आम ऐसे करके, है ना। और वेरी लाउड भी पढ़ते हैं बच्चे। विच क्लोजिंग विच और हैंड्स ओवर ईयर आवर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और इतना लाउड आवाज़ें होती हैं कि जिस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने कानों को मतलब कवर करना पड़ता है, ताकि आवाज़ ज़्यादा हमारे कानों में ना जाए। इसके अलावा और क्या आवाज़ होती है, टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रूलर रैपिंग ऑन द टेबल का मतलब टीचर जो है जब अपना अपना स्टिक को ऐसे टेबल पर रैप करता है ना, पटक पटक के मारता है, तो ये सारी आवाज़ें यूजुअली होती रहती हैं। आगे है गाइस आप लोगों का, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बहुत शांत था, सब कुछ बहुत शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, और मुझे ना ये था कि मैं
चुपचाप से जाकर विदाउट बीइंग सीन, मतलब मैं किसी की नज़रों में ना आऊँ, और मैं ऐसा चाहता था कि मैं चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊँ, कोई मेरी तरफ ध्यान ना दे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप स्कूल के लिए लेट होते हो तो आपको लगता है भाई सब मेरी तरफ देखेंगे जब मैं एंट्री करूँगा क्लासरूम में, तो ऐसा हो काश कि कोई मुझे देखे ना और चुपचाप से जाकर बैठ जाऊँ। तो यहाँ पर फ्रांस भी यही कह रहा है कि मैं चाहता था कि मुझे कोई देखे ना और मैं आराम से चुपचाप जाकर बैठ जाऊँ, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और उस दिन वाकई में सब कुछ इतना ज़्यादा ऑफ कोर्स मतलब इतना ज़्यादा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग का मतलब आपको पता है संडे को छुट्टी होती है, संडे की मॉर्निंग में स्कूल एकदम शांत पड़ा रहता है, तो आज सब कुछ इतना ही क्वाइट था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है, ठीक है। आगे गाइस आपका थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब विंडो के थ्रू मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो सब के सब पहले ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मैंने ये देखा कि मिस्टर एम हैमल जो थे मेरे टीचर, वो अप डाउन चल रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे क्लास में, और उन्होंने अपनी बाह के नीचे एक टेरेबल आयरन रूलर ली हुई थी। अब टेरिबल इसने क्यों बोला है, डरावनी लगती थी क्योंकि इसको है आयरन रूलर, है ना। तो मिस्टर मतलब जो एम हैमल थे वो पूरी क्लास में ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, और डरावनी सी जो उनकी स्टिक थी आयरन रूलर उन्होंने अपने आर्म के अंदर वो ली हुई थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे अंदर जाना था, मेरे पास ये टास्क था कि अब मुझे अंदर जाना था क्लासरूम में, सबके सामने मुझे जाना था दरवाजे को खोल के। आगे बताता है फ्रांस कि भाई यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ब्लश, अब देखो ब्लश का मतलब यहाँ पर शर्माना नहीं है, ब्लश का मतलब यहाँ पर जब डर के मारे आपके गाल एक लाल से हो जाते हैं ना, मतलब डर के मारे, तो यहाँ पर फ्रांस बोल रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हो मैं कितना ज़्यादा ब्लश था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मुझे कितना डर लग रहा था, मैं कितना डरा हुआ भी था। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली। एम हैमल मतलब जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे देखा और बड़े ही काइंडली मेरे से बोला, बड़े दया से बड़े प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, अपनी जगह पर जल्दी से पहुंच जाओ लिटिल फ्रांस। मतलब टीचर ने गुस्सा नहीं किया, उल्टा ये बोला कि बेटा जल्दी से आओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो मतलब फ्रांस यहाँ पर और ज़्यादा सरप्राइज था कि भाई टीचर ने डांटने की बजाय मुझे प्यार से अंदर बुलाया है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। आगे जो है फ्रांस ये बताता है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, कि मैं तुरंत अपनी जो है बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया, है ना। आगे है गाइस आपका, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट आई डिड सी दैट आवर टीचर हैज हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब इससे पहले कि मैं अपने डर पर थोड़ा सा काबू भी पाता, मतलब मैं अपने डर से बाहर आया भी नहीं था, मैंने नोटिस किया कि मेरे जो टीचर थे उन्होंने अपना ग्रीन वाला ब्यूटीफुल कोट आज पहना हुआ था। और आगे वो देखो अब यहाँ पर कोट के बारे में फ्रेंड्स हमें बताएगा कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था ये, और ही इज़ फ्रिल्ड मतलब अभी बता रहा है शर्ट वगैरह कैसी पहनी है, बाकी ये हम फ्रेंड्स कह सकते हैं, ही इज़ फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन। इसके हाथ में बुक्स भी हैं। तो ही इज़ फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी जो शर्ट थी वो फ्रिल्ड थी, झालरदार शर्ट थी, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने ओढ़ा था, ऑल एम्ब्रॉयड मतलब उसके चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये रहे हमारे एम हैमल, जिन्होंने गोल वाला यहाँ पर कैप भी ओढ़ा हुआ है, ये दिख नहीं रहा कि सिल्क है कैसा है। तो ये बता रहा है फ्रेंड्स कि सारी की सारी उन्होंने जो है शर्ट पहनी हुई थी फ्रिल वाली, और लिटिल ब्लैक कलर का सिल्क कैप ओढ़ा हुआ था जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और इस ड्रेस को वो केवल या तो इंस्पेक्शन डेज पर ही पहनते थे या फिर प्राइज डेज पर ही पहनते थे, मतलब कुछ खास मौका होता था ना तभी पहनते थे। लेकिन आज ऐसा खास क्या मौका है जो आज एम हैमल ने अपनी ये ग्रीन कलर की बढ़िया सी मतलब स्पेशल वाली जो है ड्रेस पहनी हुई है। तो देखते हैं क्या मौका था। आगे गाइस आपका द होल आगे है, कहाँ गए हम लोग, हाँ जी, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोल्म। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था और बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था, शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो बैक बेंचेस थी ना वहाँ पर, मतलब जो होती ना क्लासरूम के पीछे वाली बैक बेंचेस,
जो हमेशा खाली रहती थी, विच वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, आज वो खाली नहीं थी, आज वहाँ पर गांव के लोग बहुत ही क्वाइटली, शांति से बैठे हुए थे, जैसे कि हम लोग बैठते हैं, जैसे कि स्टूडेंट बैठते हैं। अब देखो इन विलेजर्स में कौन कौन थे गाइस, यहाँ पर हमें फ्रेंड्स बता रहा है। ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक ओल्ड होजर थे जिनका नाम है, मतलब किसी विलेजर का नाम है, तो अपने 3 कोनों वाली हेड के साथ मतलब उसको ओढ़कर वो बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, इसके अलावा एक पूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, इसके अलावा फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे। और साथ ही साथ गाइज एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन सभी के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। तो जो जो वहाँ पर बैठे हुए हैं बेसिकली फ्रेंड्स, उनके बारे में हमें यहाँ पर बता रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई, वो जो विलेजर्स थे वो सभी के सभी बहुत दुखी दिख रहे थे, बहुत उदास थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एड्जेस, जो होसर थे वो एक ओल्ड प्राइमर लाए थे। अब प्राइमर का मतलब गाइज यहाँ पर क्या है, प्राइमर का मतलब जैसे हमारे यहाँ होती है ना एसएनआर आसियाम वाली, मतलब बेसिक वाली बुक, वही होते हैं। तो जिससे ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को सीखते होंगे, कुछ ये इस तरीके की बुक थी, प्राइमर थी। तो ओल्ड होसर जो है प्राइमर लेकर आए थे, पुरानी सी प्राइमर थी, और उसके मतलब चारों जो कोने होने थे, मतलब जो पेजेस होते हैं ना ऊपर से मुड़ जाते हैं, इस तरीके से मुड़े हुए थे। आगे है गाइज आपका, एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने इस प्राइमर को खोल के अपने नीज यानी घुटनों के ऊपर रखा हुआ था, है ना, और उसके ऊपर उनके जो बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स थे उन पेजेस के ऊपर वो भी रखे हुए थे। तो कुल मिलाकर विलेजर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। थोड़ा सा हौसर के बारे में उन्होंने बताया है। आगे फ्रेंड्स बताता है, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइस है, उसको आप लोग जो है इग्नोर करिएगा। तो देखो यहाँ पर फ्रेंड्स बताता है कि जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में वंडर कर रहा था ना, कि मतलब आज यहाँ पर गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं, या एम हैमल ने अपने अच्छे वाले कपड़े क्यों पहने हैं, या फिर इतना क्वाइट क्यों है सब कुछ, तो जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत वंडर कर रहा था, सोच रहा था, है ना, आश्चर्य में था, तो एम हैमल ने तुरंत जो है अपनी चेयर आगे करी और उस पर वो बैठ गए। अपनी चेयर मतलब वो इस तरीके से बैठ गए, और उन्होंने बोला, एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बिल्कुल उसी सेम ग्रेव में और उसी जेंटल टोन में जो उन्होंने मेरे साथ यूज़ की थी ना, प्यार से जैसे उन्होंने बोला था, तो उन्होंने कहा, ही सेड। अब देखो यहाँ से जो आपका ये है ना, यहाँ तक ये एम हैमल की कही हुई बात है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो एम हैमल ने कहा, माय चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चों, ये जो आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका है ये, कि दिस इज़ द लास्ट लेसन, कि जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो आज मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन। बर्लिन से ऑर्डर ये बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब जो मतलब यहाँ के फ्रेंच के जो स्कूल्स हैं, अल्सिक और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं, बेसिकली अब उनमें केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पर बैन करने की बात हो रही है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा जो नया मास्टर है वो कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम लोगों का आखिरी आज फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बच्चों बहुत ही अटेंटिव हो जाओ, बहुत ही अटेंशन के साथ अपने इस लास्ट फ्रेंच लेसन को अटेंड करो, ठीक है। तो ये एम हैमल ने बोला है। अब देखो आगे जो है फ्रेंड्स बताएगा कि फ्रेंड्स को क्या फील हुआ ये सारी चीज़ सुनने के बाद। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब देखो ये फ्रांस की लाइन है, फ्रांस ये बोल रहा है कि व्हाट अ थंडर क्लैप, होता है ना कि मतलब कोई ऐसी आप स्ट्रेंज सी बात सुन ले जिसकी वजह से आपके ऊपर उन्हें कहते हैं ना आसमान से बिजली सी कड़क जाए, इस तरीके से। तो थंडर क्लैप का मतलब वही है कि मेरे ऊपर एकदम बिजली सी गिर गई ये सारे के सारे वर्ड सुन के कि भाई हाँ एम हैमल जाने वाले हैं या उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो ये वर्ड मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह थे। ओह द रैचेस, तो अब देखो ये रैचेस का मतलब होता है ना, कहते हैं दुर्भाग्य, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो फ्रांस कहता है कि बड़ा ओह द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये वही था जो टाउन हॉल के वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था, और शायद यही न्यूज़ लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि देखो उस टाइम पर फ्रांस ने तो रुका तो था नहीं, वो उसने तो पढ़ा नहीं था, तो वो समझ गया कि शायद अब यही न्यूज़ थी जो लोग वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई। अब देखो फ्रेंच सोच रहा है, अब सोचेगा वो सारी बातें अंदर अंदर सोचेगा कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा ये, वाई, क्यों क्यों ऐसा है, मतलब अब उसको फील हो रहा है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर।
और अभी तो मैंने मुश्किल से लिखना ही सीखा है। फ्रेंच सोच रहा है अपने मन में कि भाई मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, अभी तो मैंने मुश्किल से लिखना ही सीखा है, मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता क्योंकि फ्रेंच एक छोटा बच्चा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और आगे मैं अब कभी नहीं सीख पाऊंगा अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो क्या मुझे यहाँ पर रुकना है। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइड्स ऑन द shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि ओह हाउ सॉरी आई वॉज। अब सॉरी का मतलब किससे माफ़ी नहीं मांग रहा है, तो मतलब उसको बुरा फील हो रहा है कि उसको बड़ा सॉरी फील हो रहा है। तो वो सॉरी सोचता है कि भाई हाउ सॉरी आई वॉज, कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा, मैंने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया। क्योंकि फ्रेंच क्या करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि मैं तो भाई चिड़ियों के अंडे देखता रहता था, या फिर जो सार रिवर थी उसमें स्लाइडिंग के लिए जाता रहता था। और इसके अलावा माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ व्हाइल अगो, और जो मेरी बुक्स थी जो मुझे अब से थोड़ी देर पहले एक न्यूजेंस यानी बोरिंग सी चीज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी मुझे कैरी करने में, है ना। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ सैंड्स, ये सारी जो चीज़ें थी, हिस्ट्री के सैंड्स के लेसन हो गए, ग्रामर के लेसन हो गए, तो ये सब चीज़ें जो मुझे बहुत हैवी लगती थी अब तक और जिनको मैं पढ़ता भी नहीं था, बस ऐसे ही इधर उधर अपना टाइम पास करता रहता था, अब ये सभी वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये सभी क्या मेरे लिए ओल्ड फ्रेंड्स की तरह रह जाएंगे। ओल्ड फ्रेंड्स का मतलब जैसे होता है आपके बचपन में अलग फ्रेंड्स होते हैं चाइल्डहुड में, और फिर धीरे धीरे वो लोग मतलब अलग होते चले जाते हैं, जब बड़े होते हो दूसरे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा फ्रेंड्स है वो ये सोच रहा है कि अब मेरे जो ग्रामर के लेसन है, हिस्ट्री ऑफ साइंस है ना, तो ये सब मेरे लिए अब ओल्ड फ्रेंड्स की तरह रह जाएंगे, दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मतलब मैं छोड़ नहीं सकता था इस तरीके से। ठीक है, आगे गाइस वो कहता है एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, मतलब एम हेमल भी मेरे से छूट जाएंगे। द आइडिया दैट ही दैट वॉज गोइंग अवे, ये जो आइडिया था ना कि हाँ एम हेमल अब हमें छोड़कर दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये बात कि भाई अब मैं शायद उनको वापस से कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो देखो ये जो आइडिया था कि अब मैं एम हेमल को कभी आगे से नहीं देख पाऊंगा, वो मुझे कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इन सारी चीज़ों ने मुझे उनका जो रूलर बिहेवियर था, बड़ा मतलब खतरनाक सा उनका बिहेवियर था, वो मतलब डांटते थे जिस तरीके से भी थे, और क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब यहाँ पर खड़ूस कह रहा है अपने टीचर को कि उनके जाने की बात सुनकर मैंने वो सारी चीज़ भूल गया कि मेरे टीचर कितने लोग मतलब एकदम रूलर थे वो, या फिर कितना रूल करते थे, हम पर शासन करते थे, और क्रैंकी कितने खड़ूस थे, तो मैं ये सारी बातें भूल गया। तो होता है देखो बच्चे इस तरीके से बोलते हैं अपने टीचर को, मतलब चलो कहते ही हैं तो कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स भी यही सोच रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो है फ्रेंड्स कहता है पुअर मैन। अब पुअर मैन का मतलब यहाँ गरीब आदमी नहीं है, मतलब ये अपने टीचर एम हेमल के बारे में सोच रहा है कि भाई पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि शायद ये आज इनको ऑनर की वजह से ही मतलब उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। संडे क्लोथ्स का मतलब उनके जो अच्छे वाले कपड़े थे, फाइन संडे क्लोथ्स उसको हम कह सकते हैं कि शायद आज जो इनका लास्ट लेसन है, अपने लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए ही आज इन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स यहाँ पर पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में ये आया, ये कौन सोच रहा है, फ्रेंड्स ही सोच रहा है सारी बात, और अब मुझे ये समझ में आया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग हियर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों जो गांव के जो एल्डर मैन थे, जो बड़े लोग थे, वो यहाँ पर बैक साइड में क्यों बैठे हुए हैं क्लासरूम के, क्यों सब इकट्ठा हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, शायद वो सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उन लोगों की बहुत बुरा फील हो रहा है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, आपका एमसीक्यू जहाँ से बनेगा ही बनेगा, तो बिल्कुल नोट डाउन करके चले। तो फ्रेंड्स यहाँ से कहता है इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग, कि ये इन सभी का तरीका है। देयर का मतलब ये जो विलेजर्स हैं उनके लिए वर्ड यूज़ हुआ है ये, कि ये जो है इन सभी विलेजर्स का तरीका है कि वो अपने मास्टर को थैंक यू बोलने आए हैं, एक तरीके से उनको रेस्पेक्ट पे करने आए हैं फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि उन्होंने यानी एम हेमल ने 40 सालों की 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस जो है यहाँ पर दी है। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि एम हेमल को यहाँ पर 40 ईयर्स हो चुके हैं इस स्कूल में पढ़ाते हुए, अपनी सर्विसेज देते हुए, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर।
तो यहाँ पर ये जो लोग जो इकट्ठा हुए हैं अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और साथ ही साथ ये सभी जो है अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपनी कंट्री के लिए यानी फ्रांस के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो आने वाले टाइम में इन लोगों की कंट्री अब नहीं रहेगी। तो इस तरीके से गाइस हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब कितना ज़्यादा दुखी है हमारा फ्रांस, और काफ़ी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, पूरा घमासान चल रहा है, वो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस तरीके से सोच रहा है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से मतलब फ्रांस के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अपने स्कूल को लेके, अपने टीचर को लेके, और काफ़ी सारा जो है वो सोच रहा है। सो यहाँ पर हम फिनिश करेंगे, हमारा ये पार्ट 1 होगा। अभी जो रिमेनिंग हमारी स्टोरी है, जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। सो दिस इज़ ओनली पार्ट 1 बिकॉज वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर इसको लाइक करें। अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हो कि एम हेमल को रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए, ही इज़ अ गुड टीचर, बिकॉज जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल हो जाओगे जब हम इसको फिनिश करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, साथ ही साथ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए मेरे पास स्टडी सर्कल चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी सभी अपडेट्स के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी इंग्लिश का सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।